से बैठ जाइए। मतलब कुछ सीक्रेट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिन सीक्रेट्स को फॉलो करके आप सिंगल अटेम्प्ट में सीएस एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई कर सकते हो। और बहुत ही प्यार से और ध्यान से जरा समझना। सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसका बेस अच्छा होना चाहिए, उसका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। अब फाउंडेशन इन द सेंस व्हाट, कि सपोज करिए जैसे हम कंपनी लॉ की बात करते हैं, तो कंपनी लॉ में आप कोई भी सेक्शन जब पढ़ रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप सेक्शन नंबर 123 पढ़ रहे हो डिविडेंड का, तो आपको 123 बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके सेक्शन 123 के सबसेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, या सबसेक्शन 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। इट मींस आपके माइंड में ना बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि सेक्शन 123 के अंदर कितने सबसेक्शंस हैं और हर एक सबसेक्शन क्या कह रहा है। क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो सेक्शन या सबसेक्शन से नहीं, प्रोविजो से भी पूछ लेता है। तो एक तो पहली चीज ये है कि आपको जो है ना जब पढ़ाई करनी है, इट मींस जो आपको फर्स्ट बेसिक पढ़ाई करनी है, इनिशियल फर्स्ट टाइम जब पढ़ना है, तो उसमें स्किप नहीं करने बेसिक्स। बेसिक्स को आप स्ट्रॉन्ग करना है। अब बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, तो बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं बेसिक्स को पढ़ने से। और बेसिक स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे आईसीएसआई मटेरियल से। अगर मैं अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं तो हमने जो सिलेबस डिजाइन किया है, जो आपको बुक्स प्रोवाइड करी है, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो पूरे इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएसआई के ही हैं, लेकिन उनको सिंप्लीफाई किया है। उनके इलस्ट्रेशंस हैं, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, उनकी समरी है, क्रक्स समरी है, उसको हमने बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सिंपल की हैं। लेकिन अगर पास होने की स्ट्रैटेजी देखें तो आपको जो है आईसीएसआई का सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मतलब आईसीएसआई का मटेरियल से बाहर पेपर नहीं आता, ये बच्चों की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आती है बच्चों को कि आईसीएसआई का मटेरियल उनसे पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि वो बहुत लेंथी और बल्कि होता है। तो उसके लिए जैसे कि हमने क्रक्स समरी बना रखी है, आपने बुक्स में देखी होगी, तो क्रक्स होना जरूरी है, समराइज फॉर्म में होना जरूरी है, लेकिन टॉपिक स्किप नहीं करना। आर यू गॉट द पॉइंट? तो पहली चीज, जो बच्चे स्किप करके पढ़ रहे हैं, लाइक टॉपिक स्किप कर दिया, तो स्किप नहीं करना, टॉपिक रीड करके छोड़ देना है। दूसरी चीज, जब भी कभी हम कोई बुक पढ़ते हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं कि सब जगह से पेपर आए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ डिविडेंड चैप्टर का। तो डिविडेंड जो है उसके अंदर टोटल 123 से लेके 127 तक के सेक्शंस हैं। अब यहां पे हमें ये कौन बता सकता है, ये प्रोफेशनल गाइडेंस से पता चलता है, ये बच्चे के 3-4 अटेम्प्ट हो जाते हैं तब उसे समझ में आता है। लेकिन जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होते हैं उन्हें पहले दिन से ही टीचर्स बता देते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि सेक्शन 123 से लेके 127 तक है, तो जो आपका सेक्शन 127 है वो 123 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा सेक्शन 127 का जो आपके प्रोविज, जिसमें यह बोला गया है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब 123 से 127 तक जाते हैं तो सेक्शन 127 को स्किप कर देते हैं। तो मैंने यहां पे बोला कि आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप नहीं करना। इसके लिए बेटर स्ट्रैटेजी है कि आप अपने स्मार्ट नोट्स ड्राफ्ट करिए। और आप सभी को, अगर क्लास की मैं बात करूं, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो बुक है उसमें सब कुछ है। उसमें इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी है, उसके अंदर आपकी क्रक्स समरी भी है, उसके अंदर इलस्ट्रेशंस भी है, उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी है। तो मैम हमें क्या करना है, एक हाईलाइटर परचेज करना है और बुक को रीड करना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने जो आ जाती है, स्मार्ट स्टडी प्लान्स। ये स्मार्ट स्टडी प्लान्स का मतलब क्या होता है, ब्रेक सिलेबस इनटू डेली टारगेट्स। ब्रेक सिलेबस इनटू डेली टारगेट्स मतलब आपको जो अपना सिलेबस है उसका टारगेट्स को ब्रेक करना है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। जैसे कि जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ रिवीजन करना चाहते हैं, तो अगर आपके 7 चैप्टर रिवाइज हो गए तो कोशिश करो आप 7 चैप्टर अगर क्लास में हो गए तो 7 के साथ रिवाइज कर लो। लेकिन 7 एक साथ नहीं हो सकते, तो एक एक करके कोशिश करो एक हफ्ते में 7 के साथ रिवाइज कर लो। मतलब टारगेट लो लेकिन छोटा। उसके बाद वेटेज चैप्टर फर्स्ट, ये तब होता है जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रायोरिटी लिस्ट, ये मैं आपको खुद ही दूंगी, दैट इज द एबीसी एनालिसिस। तो ये जैसे ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे आपको एक एबीसी एनालिसिस मैं ऑलरेडी करवा के दूंगी, इसके आपको करने की जरूरत नहीं है, जिसमें ए में मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी में लीस्ट इंपॉर्टेंट और सी में नॉट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर होंगे वेट के अकॉर्डिंग, वेटेज मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये भी होना बहुत जरूरी है। पता चला आप पूरा शेयर कैपिटल ही पढ़े जा रहे हो और शेयर कैपिटल में से 7 नंबर का है, तो कोई लॉजिक नहीं है। कोशिश ये करनी है कि हमें उन चैप्टर्स को पहले ज्यादा फोकस करना है जिसका वेट ज्यादा है। जैसे जनरल मीटिंग है,
जनरल मीटिंग एक ही चैप्टर 12-14 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है पहले उसको कवर अप करेंगे, मतलब पार्ट बी पहले कवर करें। फिर उसी के साथ साथ तीसरा पॉइंट जो हमारे सामने आता है, थर्ड पॉइंट, रिवीजन इज द की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। रिवीजन इज द की मतलब आपको 3 टाइम्स रिवीजन रूल बनाना है। आपका पूरा सिलेबस अगर आप 3 बार रिवाइज कर लेते हो, 3 टाइम्स, नॉट इवन सिंगल टाइम, बट कम से कम 3 बार आपका सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम डिटेल बेसिक क्लियर, सेकंड टाइम रिवीजन एंड थर्ड टाइम फास्ट रिवीजन। तो एग्जाम से पहले अगर आपके 3 रिवीजन हो जाते हैं एंटायर सिलेबस के विदाउट स्किपिंग द टॉपिक्स एंड द चैप्टर्स, 3 टाइम रिवीजन रूल आप बना लीजिए और आप देख लीजिए आप कितने ट्रैक पर हो। निमोनिक्स एंड शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है। निमोनिक्स जैसे कि मैं आपको बता देती हूं, मैंने आपको पूरे कंपनी लॉ के अंदर कम से कम 20 सेक्शन और जितनी लिमिट्स हैं सबकी टेक्निक है। मतलब आपको लिमिट्स लर्न करने की जरूरत नहीं, लिमिट्स की मैंने अपनी टेक्निक्स बना रखी है, सेक्शंस की टेक्निक बना रखी है। सेक्शन 2 क्लास 20, 0 to हीरो मतलब 20, 1 to 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। इस तरीके से हमने क्लास के अंदर जितनी भी कंपनी लॉ के अंदर लिमिट्स हैं वो सब जो है आपकी टिप्स पर है, चाहे वो इंटरनल ऑडिट की लिमिट हो, सेक्शन 138 की लिमिट हो, चाहे आपके ऑडिट कमेटी की लिमिट हो, चाहे आपकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट हो, चाहे आपकी नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी की, वट एवर बी द लिमिट इज गिवन इन द कंपनी लॉ, सबकी टेक्निक्स हैं कि कैसे बच्चों को याद करनी है। तो लिमिट्स की आपके पास टेक्निक होना जरूरी है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। अब देखिए इसी के साथ साथ कम से कम, मैं कम से कम बता रही हूं आपको, ये ध्यान देना मेरी बात पे, पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। लास्ट 3 अटेम्प्ट मतलब जो भी आपके पिछले 3 अटेम्प्ट हुए, जो रिसेंट में 3 अटेम्प्ट है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पुराना देखें तो अभी पिछले 3 अटेम्प्ट में हमारे पेपर का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। तो आप जो अटेम्प्ट दे रहे हो उसके पिछले 3 अटेम्प्ट के आपको एग्जाम के पेपर सॉल्व जरूर करने हैं। एक मेरा नियम होता है, मैं बच्चों को सिखाती हूं कि आप अपनी स्पीड टेस्ट जरूर करिए, क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे से मिलोगे और बात करोगे तो उन बच्चों के अंदर, जो बच्चे फेल हुए हैं उनसे आप कभी पूछना कि कंपनी लॉ के पेपर में बच्चों को सिलेबस आता है लेकिन फिर भी पेपर छूट जाता है। तो इसको मैंने नाम दिया स्पीड टेस्ट का। ये स्पीड टेस्ट का जो फॉर्मूला ये क्या है कि आपको क्या करना है, कोई भी एक एग्जाम पेपर लेके बैठ जाइए और एग्जाम पेपर का अलार्म लगा के 3 घंटे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि कंपनी लॉ का पेपर बहुत लेंदी होता है और बच्चों के पास कंटेंट होता है लेकिन लिख नहीं पाते। तो लेंदी होने की वजह से आपको सब कुछ आता है लेकिन आपके पास स्पीड नहीं है। क्योंकि मैंने क्लास में भी देखा है बच्चों को बहुत अच्छा लिखते हैं, टेस्ट जब देते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं। जैसे हमारी क्लास में भी अभी एक बच्चा है, बहुत सुंदर लिखता है, बहुत खूबसूरत लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है, देखने से ही लगता है, लेकिन उसके अंदर दिक्कत है कि उसकी अभी स्पीड नहीं है। तो स्पीड सुधारने की जरूरत है। आर यू गॉट द पॉइंट? तो स्पीड टेस्ट, आप अपने स्पीड टेस्ट पे वर्क जरूर करिए। आंसर प्रेजेंटेशन ये भी जरूरी है। अगला 5वां पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चों की स्पीड बहुत अच्छी है लेकिन कीड़े मकोड़े लिख रहे हैं, उन्हें लिखना नहीं आ रहा है। आंसर प्रेजेंटेशन बेहद खूबसूरत होना चाहिए, दोनों चीजें बैलेंसिंग करके चलनी है, स्पीड भी मेंटेन करनी है और आंसर को लिखने का तरीका भी आपको आना जरूरी है। जैसे कि राइट इन पॉइंट्स फॉर्म, कोशिश करो कि पॉइंट्स में लिखो। अब जब भी कभी हम लिखते हैं तो हमने जैसे फुल स्टॉप लगा दिया, उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के अगली लाइन से स्टार्ट करो, तो उससे ना एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है और वो इजीली कॉपी क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉइंट फॉर्म में लिखिए। और अगर सेक्शंस आते हैं, जैसे कंपनी लॉ में सेक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो 30 सेक्शंस आपको याद होने चाहिए। मैं सिंगल अटेम्प्ट की बात कर रही हूं और 30 सेक्शन मैं क्लास में याद करा देती हूँ। मतलब सेक्शन का फ्लो तो आपको याद है ही, चैप्टर वाइज चैप्टर, लेकिन 30 सेक्शन आपके टिप्स पे होने चाहिए। चाहे वो सेक्शन 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री, चाहे वो सेक्शन 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, चाहे 135 CSR है ना, चाहे आपका सेक्शन 8 मतलब स्वर्ग का गेट है ना, चाहे आपका सेक्शन 7 प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चाहे सेक्शन 2 डेफिनेशन, चाहे सेक्शन 3 मिनिमम मेंबर, चाहे सेक्शन 4 चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है, शार्प होती है। दीज आर द टेक्निक्स, क्योंकि ये समय जो है खाली मेहनत करने का नहीं है, इट्स अ टाइम टू डू स्मार्ट वर्क, इट्स अ एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, ये फॉरवर्ड एरा है। तो पुराने सिर्फ पुरानी चीजों को फॉलो नहीं करना, नई चीजें भी ऐड करनी है।
तो मैंने आपसे कहा कम से कम आपको 30 सेक्शन कंपनी लॉ के अंदर, और सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रही, कम से कम 30 सेक्शन आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर 30 सेक्शंस आपको आते हैं, रही बात केस लॉ की, तो केस लॉ मैं ये कहना चाहूंगी बहुत ब्रॉड एरिया है, और केस लॉ जैसे कि कंपनी लॉ के कुछ ही फेमस केस लॉज हैं जो कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे एशबरी का केस है ना। एशबरी रेलवे कंपनी जो है वो बड़ा फेमस केस है। सैलमन तो बच्चों वाला केस है जैसे कि आप जानते ही हो। तो मैं नहीं कहूंगी कि आप केस लॉ सारे याद करिए, प्रैक्टिकल बात बता रही हूं जो सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करने की है। बहुत फेमस केस है, याद रहते बहुत अच्छी बात है। अगर जैसे जेआईजीएल में कल्याण वर्सेस सुंदरम वर्सेस करुप्पा, कल्याण सुंदरम वर्सेस करुप्पा का केस है ना, कि डोनर की अगर डेथ हो जाती है। तो कुछ ही ऐसे फेमस केस होते हैं, अगर आपको केस लॉ याद भी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन सेक्शंस पे ध्यान देना है। आपको केस स्टडी लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए, केस स्टडी कैसे लिखी जाती है। जैसे कि इंट्रोडक्शन में प्रोविजन लिखिए, फिर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसे कंस्ट्रक्शन में लिखिए, और लास्ट में अपना कंक्लूजन दीजिए। तो ये भी एक तरीका आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और राइटिंग एक स्किल होती है। मैं सबसे यही बात बोल रही हूं कि राइटिंग एक स्किल है, इट्स नॉट अ वन डे गेम। हम कई बार सोचते हैं एक दिन पढ़ के हम पेपर पास कर देंगे, तो राइटिंग एक स्किल है। जब तक एक प्रोफेशनल कोर्स का बच्चा कम से कम 4 पेज डेली नहीं लिखता, इसका मतलब वो अप टू मार्क नहीं है। कम से कम 4 पेज डेली लिखकर देखने आपको, 4 पेजेस। अब उस 4 पेजेस में क्या लिखो, जो भी कंटेंट पढ़ा उसे लिख के देखिए, शॉर्ट अपना कुछ और क्वेश्चन फॉर्म में लिख के देखिए, लेकिन लिखना जरूर है। 4 पेज डेली का होमवर्क आपका होना चाहिए। अगर एक प्रोफेशनल कोर्स का बच्चा पेन लेके 4 पेपर नहीं भर रहा डेली, तो उसका ना तो उसके पास वोकैबुलरी होगी और ना उसके पास स्पीड होगी। हालांकि हम हर चैप्टर के बाद आपका एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट ले रहे हैं, उससे मैंने देखा क्लास में बच्चों के अंदर एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है। बहुत सारे बच्चे जो कैटेगरी बी में थे वो ए में आ चुके हैं, जो कैटेगरी सी में थे वो बी में आ चुके हैं। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा एकदम इंप्रूव नहीं करता। सबको बड़ी जल्दी है, हर चीज की बड़ी जल्दी है, फटाफट फटाफट फटाफट, लेकिन जल्दी के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। आगे कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ऐसे मत करिए कि मैंने कहा जी आपको 10 घंटे पढ़ना जरूरी है, आप आज गए आज 10 घंटे पढ़े और पूरे हफ्ते में 1 घंटा भी नहीं पढ़े। कंसिस्टेंसी, आप 3 घंटे आज पढ़े, 3.5 घंटे कल पढ़े, 4 घंटे परसों पढ़े, 4 घंटे 10 मिनट उससे अगले दिन पढ़े, 4 घंटे 30 मिनट उससे अगले दिन पढ़े। आप इंक्रीज करिए ओनली 15 मिनट्स। ऐसा मत करिए कि पहले दिन बैठे 10 घंटे पढ़े, नहीं। मैंने आपसे कहा था क्लास के साथ कोशिश करिए, 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सोने के हैं, 8-10 घंटे क्लासेस के आने जाना, सब कुछ ट्रेवल टाइम, कोशिश करिए कम से कम 5 घंटे जरूर पढ़िए। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं तो सीएस एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करने के लिए 2000 आवर्स की जरूरत है, और पूरा सीएस क्लियर करने के लिए 5000 घंटे पढ़ने की जरूरत है। कोई तो कहता है 2 साल में सीएस हो जाती है, 2.5 साल में, नहीं। 2 साल में आपने 1000 घंटे भी नहीं पढ़े तो सीएस कैसे बनोगे? कितने घंटे बताए मैंने? 5000 टोटल चाहिए, 5500 हो सकते हैं अगर आप सीएसडब्ल्यूटी कर रहे हो तो। लेकिन 5000 आवर्स से अगर आप कम पढ़ रहे हो तो सीएस भूल जाना कि कंप्लीट हो गया। 5000 घंटे आप 5 साल में पढ़ते हो तो वो आपकी मर्जी है। तो 5000 घंटे का ये टारगेट है। कोई तो साल के हिसाब से बता रहा है, मैं साल के हिसाब से नहीं बता रही, मैं घंटों के हिसाब से बता रही। 2000 घंटे का सिलेबस सीएस एग्जीक्यूटिव का है तो है। तो 2000 आवर्स आप देख लीजिए, जो इस टारगेट को अचीव कर रहा है वही अपने रिजल्ट को देखे 25 तारीख को। आप टारगेट अचीव नहीं कर रहे, रिजल्ट ना देखे। बेसिकली एक चीज और बता देती हूँ, दिस इज अ जनरल प्रिसेप्शन, इट अप्लाइज टू आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स टू 60-70 स्टूडेंट्स। हो सकता है उसमें से 30-40 बच्चे बहुत ब्रिलियंट हो और वो इससे कम पढ़ के निकाल दे, वो एक अलग बात है। मैं जनरल बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं एवरेज बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं हाई क्लास बच्चों की बात नहीं कर रही। क्योंकि जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं उनके साथ एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज ये होता है कि उनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत तेज होती है, उनकी कैचिंग पावर बहुत तेज होती है, उनका माइंड बड़ा शार्प होता है। लेकिन उनके साथ एक डिसएडवांटेज होता है, उनकी सिटिंग नहीं होती। जो बच्चे एवरेज बच्चे होते हैं, हो सकता है उनकी कैचिंग पावर उतनी अच्छी ना हो, ग्रेस्पिंग पावर उतनी ना अच्छी हो, लेकिन उनके पास सिटिंग होती है। तो सीएस क्वालिफाई करने के लिए कैचिंग पावर के साथ अगर सिटिंग है तो ऐसे बच्चे तो रैंक में जाते हैं। और जिनके पास सिटिंग है और कुछ भी नहीं है, ऐसे बच्चे सीएस जरूर बनते हैं। और जिनके पास इंटेलिजेंसी है, कैचिंग पावर है, स्किल है, स्मार्टनेस है, वो कभी सीएस नहीं बनते। ये भी कमाल की बात है।
जो बच्चा एवरेज है लेकिन जिसने ठान ली कि मुझे सीएस करना है, वो सीएस बनेगा, उससे कोई रोक नहीं पाएगा। और जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं तो पढ़ लूंगा, हो जाएगा, कल हो जाएगा, वो कभी भी सीएस या सीए या सीएम में नहीं बनेगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है जो बच्चे सीएस कर रहे हैं उन्हीं के लिए, ये सबके लिए है, ये सेम पैटर्न सबके लिए है, जो भी बच्चा कोई भी बड़ा कोर्स कर रहा है। आर यू गॉट द पॉइंट? उसके बाद आप देखिए अपना 3 से 4 घंटे का डेली बेसिस कंसिस्टेंट रहिए, 3 से 4 घंटे निकालिए। अगर आप कोचिंग क्लासेस में भी जाते हो तो 3 से 4 घंटे पढ़ने की जरूरत है। एंड पॉजिटिव माइंडसेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी पॉजिटिविटी ही आपको आगे लेके जाएगी। इफ यू आर पॉजिटिव योर रिजल्ट इज पॉजिटिव, इफ यू आर नेगेटिव योर रिजल्ट इज नेगेटिव। आर यू गॉट द पॉइंट? एंड पॉजिटिविटी मैं आपको बता दूं किस चीज से आती है, वो आती है काम करने से। जब हम मेहनत करते हैं ना, हमें लगता है हम अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो हम तो पॉजिटिव वैसे ही हो जाते हैं। जब हमें लगता है आज हमारा टारगेट 4 घंटे पढ़ने का, तो हमने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, आधे नेगेटिव, तो हम वैसे ही हो जाते हैं। तो पॉजिटिविटी हमेशा आती है हार्डवर्क से। आती है कि नहीं आती है? जब हमें लगता है हम अप टू मार्क चल रहे हैं तो 90% पॉजिटिव तो हम वैसे भी हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रहिए और जितनी मेहनत करी, द एंटायर मेहनत इज गोज टू गॉड। सब कुछ भगवान को सौंप दीजिए कि मेरा काम था, मेरे हाथ में था, प्रयास करना, मैंने अथक प्रयास करे, रिजल्ट तेरे हाथ में है। क्योंकि जब मेहनत करने के बाद हम सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं तो वो तुम्हारे लिए वही रिजल्ट देता है जो आपके लिए सही है। ये आप पॉइंट्स फॉलो करिए और आप देखिए आप सिंगल अटेम्प्ट में सीएस एग्जीक्यूटिव क्रैक कर लोगे। ठीक है बच्चों, एक बार लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रही हूं, बिल्कुल प्यार से सुनते जाइए। These are the secrets to clear CS एग्जीक्यूटिव। आप अगर CS एग्जीक्यूटिव 1 शॉट क्लियर करना चाहते हो तो कुछ सीक्रेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। सीक्रेट नंबर 1 है कि आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग रखिए, अपना बेसिक स्ट्रांग रखिए। बेसिक स्ट्रांग होगा, आप कोशिश करिए कि बेरट से स्टडी करें, सेक्शंस को पढ़े, क्लास में भी डिटेल में पढ़ाया जाता है, थोड़ा स्टडी कराई जाती है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से बाहर पेपर नहीं आता, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। हमें कोशिश करनी है कि सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर करना है। नेक्स्ट, स्मार्ट स्टडी प्लान, इसमें मैंने बताया डेली टारगेट्स रखिए, अपना सिलेबस टारगेट वाइज डिवाइड करिए। अगर 20 चैप्टर्स है या आपका सिलेबस जो है टोटल 30 चैप्टर्स का है तो उसको 3-3 चैप्टर्स में डिवाइड करिए कि 10 दिन में मुझे 30 चैप्टर करने हैं। उसके साथ वेटेज, प्रायोरिटी आपको वेटेज के हिसाब से देनी है, जो वेट वाले चैप्टर उन्हें पहले कवर करिए। रिवीजन इज द की, मैंने कहा था प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 टाइम्स रिवीजन आपका एंटायर सिलेबस हो जाना चाहिए। पहला डिटेल्ड, सेकंड रिवीजन एंड नेक्स्ट इज फास्ट रिवीजन। आपको कोशिश करनी है जो अटेम्प्ट देने जा रहे हो उसमें प्रैक्टिस करनी है, पास्ट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट आपको वो सॉल्व करने हैं और कमिंग अटेम्प्ट से पिछले 3 अटेम्प्ट के। उसी के साथ आपको अपने स्पीड टेस्ट जरूर करना है। इसके बारे में मैंने बताया था कि स्पीड टेस्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में आता हुआ भी लिख नहीं पाते। आंसर प्रेजेंटेशन बेहतरीन होना चाहिए। आंसर प्रेजेंटेशन पॉइंट वाइज में कोशिश करिए। कंपनी लॉ जैसे पेपर में 30 सेक्शन टिप्स पे रखिए। केस लॉज के लिए मैं नहीं बोलूंगी कि आप सारे याद करिए क्योंकि बहुत सारे, बट कोशिश करिए कुछ मेजर केस लॉज आपको याद रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, छठा पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क। कंसिस्टेंट रहिए, ऐसा नहीं एक हफ्ते में 1 दिन 10 घंटे पढ़े और पूरा हफ्ता ब्रेक कर दिया। 3 घंटे 4 घंटे रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करिए। एंड लास्ट वन इज अ पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, और सबसे बड़ी बात, माइंड पॉजिटिव तभी होता है जब हम काम करते हैं। ये सब चीजें फॉलो करिए, 100% डैम श्योर आपका जो है क्लियर जरूर होगा और सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए जी।